दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार। आज अपन अध्ययन करेंगे अरस्तू का। अरस्तू के विचारों को अपन पढ़ेंगे आज। अरस्तू के विचारों में उसके दास्ता संबंधी विचार, उसके राज्य संबंधी अवधारणा, उसके क्रांति संबंधी विचार, उसका संविधानों का वर्गीकरण, नागरिकता संबंधी विचार, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। अरस्तू का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के निकट इस्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ। 17 वर्ष की आयु में अरस्तू प्लेटो की अकादमी से जुड़ गया। प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी अकादमी, उससे 17 वर्ष की आयु में अरस्तू जुड़ गया। प्लेटो की मृत्यु के बाद उसे अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाने के कारण अरस्तू एथेंस छोड़कर एशिया माइनर चला गया और 342 ईस्वी पूर्व में वह सिकंदर को शिक्षा प्रदान करने के लिए वापस मकदूनिया पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद 322 ईस्वी पूर्व में अरस्तू की भी मृत्यु हो गई। प्लेटो ने अकादमी नामक शिक्षण संस्था खोली थी। ठीक उसी प्रकार अरस्तू ने भी जो शिक्षण संस्था खोली उसका नाम था लाइसियम या लीशियम। अरस्तू की जो महत्वपूर्ण रचना थी वो थी पॉलिटिक्स। अरस्तू की जो किताब थी उसका नाम था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अलावा अरस्तू ने और भी कई किताबें लिखी। उनमें एथिक्स, रिटारिका, द कॉन्स्टिट्यूशन, शोल, हिस्ट्री ऑफ एथेंस, मेट्रोलॉजी, ये उनकी महत्वपूर्ण किताबें थी। इन सब में जो उनकी महत्वपूर्ण किताब थी वो थी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स 8 भागों में बटी हुई थी, 8 भागों में वर्गीकृत थी। भाग पहले में दास्ता संबंधी विचार थे, दूसरे में राज्य संबंधी विचार थे, 3 में नागरिकता संबंधी विचार थे, भाग 4 में संविधानों का वर्गीकरण था। पॉलिटिक्स के भाग फर्स्ट में दास्ता संबंधी विचारों का वर्णन है। पॉलिटिक्स किताब के भाग सेकंड में राज्य संबंधी विचार है, भाग थर्ड में नागरिकता संबंधी विचार है, भाग 4 में संविधानों का वर्गीकरण है, भाग 5 और 7 क्रांति संबंधी विचार है और भाग 6 व 8 विशेष संविधानों का वर्गीकरण है। अपन सबसे पहले दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। प्लेटो दास प्रथा पर मौन था। प्लेटो ने दास्ता के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु अरस्तू पॉलिटिक्स के भाग फर्स्ट में दास्ता का वर्णन करता है। अरस्तू कहता है कि जो व्यक्ति मस्तिष्क से शून्य है
जो स्वयं का नहीं दूसरों का है और जो परिवार की एक सजीव संपत्ति है वह दास है। संपत्ति को अरस्तु दो भागों में बांटता है, सजीव व निर्जीव, और दास को व्यक्ति की एक सजीव संपत्ति मानता है। तो अरस्तु दासता के बारे में क्या कहता है? जो मस्तिष्क से शून्य है, स्वयं का नहीं जो दूसरों का है, और जो परिवार की सजीव संपत्ति है वो एक दास है। दासता के बारे में अरस्तु अनेक तर्क देता है। अरस्तु कहता है कि दासता प्राकृतिक है। प्राकृतिक कैसे है? अरस्तु कहता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील नहीं बनाया, बल्कि कुछ व्यक्तियों में तर्क या बुद्धि की प्रधानता दी है, तो कुछ में बहुत ही तर्क या बुद्धि का अभाव भी है। तो ये कहता है अरस्तु कि विवेकहीन व्यक्तियों का विवेकशील व्यक्तियों की दासता में रहना प्राकृतिक नियम के सर्वथा अनुकूल है। दोनों में समानता स्थापित करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। तो अरस्तु कहता है दासता प्राकृतिक है। आगे अरस्तु कहता है कि दासता से स्वामी को अवकाश प्राप्त होता है। दास जो शारीरिक काम है, जो शारीरिक श्रम वाले काम है, उनको दास संपन्न कर लेता है, दास उन कार्यों को कर लेता है। तो जो मानसिक श्रम वाले दास है, मानसिक श्रम वाले कार्य हैं, उन्हें स्वामी आराम से कर सकता है, या स्वामी को अवकाश प्राप्त हो जाता है जिससे वो मानसिक श्रम वाले कार्य हैं उनको भली भांति संपन्न कर सकता है। अरस्तु आगे कहता है कि दास को भी दासता से लाभ प्राप्त होता है। कैसे होता है? अरस्तु इसके लिए तर्क देता है कि दास कौन है? जो विवेक शून्य है। अब विवेक शून्य व्यक्ति वैसे कहीं मेहनत करेगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, उसकी मेहनत बेकार जाएगी। पर वो व्यक्ति अगर कोई विवेक संपन्न व्यक्ति के सानिध्य में रह के मेहनत करेगा तो उस खुद विवेक शून्य व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार दासता से दास को भी लाभ प्राप्त होगा। अरस्तु आगे कहता है कि दासता से समाज का भी विकास होगा, क्योंकि जब विवेकहीन व्यक्ति विवेकशील व्यक्तियों के सानिध्य में रह के कार्य करेंगे तो संपूर्ण समाज का विकास होगा। अरस्तु आगे दासता के पक्ष में तर्क देते हैं कि दासता से वीरता की भावना का विकास होगा। ये कैसे? कि युद्ध में हारे हुए व्यक्तियों को या युद्ध में बंदी बनाए हुए व्यक्तियों को दास बना लिया जाना चाहिए, दास बना लिया जाता है, ऐसा अरस्तु कहता है। तो युद्ध में हार के डर से व्यक्ति वीरता पूर्वक
या वीरता का परिचय युद्ध में देगा और उससे वीरता की भावना का विकास होगा, क्योंकि युद्ध में हार गया तो उसे दास बना लिया जाएगा। अरस्तु आगे कहता है कि दासता अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी आवश्यक है। अर्थव्यवस्था का भी संपूर्ण विकास दासता के माध्यम से ही हो सकता है। ये अरस्तु दासता के पक्ष में तर्क देता है। अरस्तु ये भी कहता है कि स्वामी को दासों के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए और अगर दास में बुद्धि आ जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। देखो कितनी अरस्तु दासता की बात करता है, पर उसमें कहीं मानवीयता भी जोड़ देता है। कहता है कि स्वामी को दासों के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए और अगर दास में बुद्धि या विवेक आ जाए तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए। ये अरस्तु के दासता संबंधी विचार है। इनकी आलोचना भी की जा सकती है। सबसे पहले तो वर्तमान समय में इसे ठीक नहीं कहा जा सकता दास प्रथा को ही, क्योंकि इसमें मानव को एक संपत्ति मान लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। दासता अवैज्ञानिक है। वर्तमान लोकतंत्र में इसे ठीक नहीं माना जा सकता है। लोकतांत्रिक है, अमानवीय है। फिर अरस्तु ये कहता है कि बुद्धि संपन्न व्यक्ति स्वामी होगा, बुद्धिहीन व्यक्ति दास होगा। अब ऐसी तो कोई पैमाना नहीं है, ऐसी कोई कसौटी नहीं है कि कौन बुद्धि संपन्न है कौन बुद्धिहीन है, इसका कोई पैमाना नहीं। अरस्तु ये कहता है कि स्वामी को अवकाश प्राप्त होगा तो अवकाश तो सभी को मिलना चाहिए। जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें भी अवकाश मिलना चाहिए। नैतिकता के समस्त सिद्धांतों के विरुद्ध है दासता, क्योंकि मानव का दास बना के रखना यही नैतिकता के विरुद्ध है। सामाजिक एकता के लिए घातक है। ये समाज को बांट देती है स्वामी और दास इस तरीके के वर्गों में। प्रजातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है। देखो यहां अरस्तु एक बात कह देता है कि यूनानी दास नहीं बनाया जाना चाहिए, गैर यूनानी व्यक्ति ही दास बनाए जा सकते हैं। तो यहां अरस्तु दासता में प्रजातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को जबरदस्ती लागू कर देते हैं, जो कि गलत है। इस प्रकार अरस्तु के दासता संबंधी विचार वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किए जा सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।